बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, वादिय तीरा में जो वाक़या पेश आया, अफसोसनाक जो सानिया हुआ, उसके ऊपर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, हत्ता के पूरे पाकिस्तान में एक कोहराम मचा हुआ है। सोशल मीडिया में लोग बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं। हर तरफ हर घर में यही बात हो रही है कि ये मासूम बच्चों का और ख़वातीन का क्या कसूर था। ये एक बुज़ुर्ग हैं, इनका आप चेहरा देखिए। ये इंटरव्यू दे रहे थे और ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि इनके अपने घर के 9 बच्चे, 6 ख़वातीन और 4 मर्द इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं या शहीद हो गए हैं। अब ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं, देखें, इन्होंने तो कोई लाश नहीं छुपाई ना। इन्होंने साफ कहा कि 4 मर्द हैं, 9 बच्चे हैं और 6 ख़वातीन हैं। अब ये किस किस्म के दहशतगर्द थे जिन्हें कत्ल किया गया है, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है और उनके ऊपर बमबारी की गई है। बाकायदा घर इनके तबाह किए गए हैं, इनकी लाशें मलबे से मिली हैं। अब एक तरफ ये कोहराम मचा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के मीडिया को मजबूर किया गया कि वो इस सानहे में जाँ बहक होने वालों को कुछ और करार दे दे। यानी मैं आपको एयरवाई का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, और ये सिर्फ एयरवाई नहीं है, आपने सिर्फ एयरवाई को अपने ध्यान में नहीं रखना। ये पाकिस्तान के सारे मीडिया की ये हालत है। मीडिया चाहकर भी सच नहीं बोल सकता और मीडिया कंप्रोमाइज़ हो गया उन पैसों के एवज़ जो मीडिया को बहुत बड़ी मिकदार में दिए गए। जब से रजीम चेंज किया गया है तो नोटों की बोरियां खोल दी गई, सेठों को पैसों से नवाजा गया और उसके बाद सेठों ने आंखें बंद करके जो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा वो चलाना शुरू कर दिया। अब आप ये देखें कि एयरवे की खबर में तीरा में दहशतगर्दों की बम फैक्ट्री तबाह, 24 हलाक। हलाक वो लोग होते हैं जो मारे जाते हैं, दहशतगर्दों को हलाक कहा जाता है, आम शहरियों को तो शहीद कहा जाता है। तो ये एयरवे की कवरेज है। बाकी मीडिया की कवरेज भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। ये एक स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने रखा। मुझे कोई एयरवाई से दुश्मनी नहीं है, लेकिन बाकी लोगों ने भी इससे मिलता जुलता ही काम किया है। और ये नन्हे नन्हे दहशतगर्दों की तस्वीरें भी दिखा देता एयरवाई या बाकी मीडिया, दिखाते ना ये छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हो गए हैं, ये जो ख़वातीन हैं, इनकी भी दिखा देते कि ये दहशतगर्द हैं जनाब, ये मारे गए हैं वहाँ पर। यानी वो बयानिया उठा के एज इट इज़ चला दिया जो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने थमा दिया। अपने तौर पे कोई जर्नलिज्म नहीं की, कोई पता नहीं किया कि ये लोग कैसे मारे गए, किस तरह की बमबारी हुई। ये मैं आपको याद दिलाता हूँ, आज से बहुत साल पहले, लगभग इस वाक़े को 19 साल हो गए हैं। आज से 19 साल पहले एक DGISPR हुआ करते थे जिनका नाम था मेजर जनरल शौकत सुल्तान। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उस वक्त जो वाक़या पेश आया था वो वाक़या था 30 अक्टूबर 2006 को एक वाक़या हुआ था। बाजोड़ में अमरीकी ड्रोन हमले में 69 बच्चों समेत 80 शहरियों को शहीद किया गया था। 69 बच्चे थे और 80 शहरी शहीद हो गए थे। उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल शौकत सुल्तान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी में ये बोला था कि मारे जाने वाले सारे दहशतगर्द थे। अब इसी तरह आज जो 25 लोग शहीद हुए हैं उनका भी एग्जैक्टली उसी तरह बयान आ गया है। ये बयान अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, आप निकाल कर सुन सकते हैं, जो उस वक्त मेजर जनरल साहब ने कहा था। ये देखें आप। So we have carried out a strike this morning and we have successfully knocked out the compound of the madrasa. And let me tell you that there were no women and children present inside the compound of that madrasa. The madrasa was being used by the miscreants for the militant training activity, and there are no other civilian houses within 100 meters radius of that madrasa. So there is no collateral damage whatsoever. अच्छा, उस दौर में जो है वो तो ये बात कर दी गई और मीडिया ने यही चला दी, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो अमरीकी हमला था और इसके नतीजे में इस तरह से शहादतें हुई हैं और वहाँ जो बच्चे हैं बहुत बड़ी तादाद में थे। इसी तरह से अब भी एक स्टेटमेंट दे दिया गया, मीडिया पे चलाया जा रहा है। अब वो काम जो है वो मीडिया खुद कर देता है और सोर्सेज से करके भी चला देते हैं। यानी पूरा एक ऑपरेशन का एक माहौल बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन वहाँ की हुकूमत मानती नहीं है। अब मीडिया, ये याद हमने रखना है हमेशा कि पाकिस्तान का मीडिया निहत्ते पाकिस्तानियों का जब खून बह रहा था, जब मासूम बच्चे और ख़वातीन शहीद हो रही थी, तो वो इस पे बोलने की जुर्रत नहीं कर रहा था, इस पे आवाज़ नहीं उठा रहा था। पाकिस्तान का जो वज़ीर दिफा है वो रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीरें लगाता है और उसके ऊपर बड़े जज्बाती जुमले लिखता है। हालांकि वो फ़ौज का सरबराह है, वो चाहे तो वो ये कह सकता है और फ़लस्तीन के मामले के अंदर वो कह सकता है कि फ़ौजी ताकत भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो ये नहीं करता। वो हमेशा मुसलमान मुल्कों को या अरब ममालिक को ताने देता है
और वो ये कहता है कि ये बच्चों की आ लग जाएगी, बच्चों की बदवाएं लग जाएंगी। तो अब तो सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा भी हो गया ना, लेकिन वो फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीरें लगाता है अपने सोशल मीडिया की रीच को बढ़ाने के लिए। लेकिन आज जो पाकिस्तानी बच्चों की तस्वीरें हैं वो इस वज़ीर दिफा ने नहीं लगाई। खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नमेंट है उसका मौक़िफ़ तो पहले सामने आ ही नहीं रहा था, बहुत इंतज़ार करना पड़ा। बड़ा लंबा इंतज़ार करने के बाद बिलाखिर जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट एक जारी किया गया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। गंडापुर साहब की जो वीडियो आई है उसमें ऑडियो नहीं है, वरना नॉर्मली वो एक बयान जारी कर देते होते हैं, लेकिन इस पर कोई इस तरह का बयान नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आप पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये चल क्या रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कह रही है, वफाक क्या कह रहा है और सिक्योरिटी दराए अब फौज क्या कह रही है। ये सारा मैं आपके सामने रखता हूँ। शेख वकास अकरम ने तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल दिया। वो कहते हैं कल रात वादिया तीरा के अफसोसनाक वाक़े में, जिसके नतीजे में कई घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, मुतअद्दिद कीमती जानों का ज़िया हुआ, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस वाक़े पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद दुख और अफसोस का इजहार करती है। हम शोहदा के ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। अब फ़ौज ये कह रही है कि ये शोहदा नहीं है, ये हलाक हुए हैं, और मीडिया भी यही चला रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि जी फैक्ट्री में बम फट गया, कोई बम वाली फैक्ट्री थी और उसके बाद वहाँ पे दहशतगर्द मारे गए। अब पीटीआई कह रही है कि हमें बहुत अफसोस है, दुख है, शोहदा के ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। हम शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआगो हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। इमरान खान की पॉलिसी वाज़ेह है कि इस किस्म के इक़दाम ना सिर्फ अमन व अमान को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि इनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और अवामी मैंडेट के खिलाफ साजिश के अलावा कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शोहदा के लवाहिकीन के लिए फ़ी कस 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी इन्होंने जारी कर दिया और ये वादे किया कि अब दहशतगर्दों के मरने पे 1 करोड़ रुपया सूबाई हुकूमत क्यों दे रही है। अगर तो ये दहशतगर्द मारे गए हैं तो सूबाई हुकूमत 1 करोड़ रुपया हर मरने वाले के लवाहिकीन को क्यों दे रही है, ये एक बड़ा सवाल है ना। वो बुजुर्ग हैं, उनके ख़ानदान के 19 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं। अब उन्हें 19 करोड़ रुपया दिया जाएगा, वो उस 19 करोड़ का क्या करेंगे। 9 बच्चे उनके शहीद हो गए, 6 खवातीन उनकी शहीद हो गई, 4 उनके घर के मर्द शहीद हो गए, पूरा ख़ानदान तबाह हो गया, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, उनकी वीडियो भी आ रही है। तो वो 19 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, अब कहाँ लेकर जाएंगे। ज़िंदगी का उनका आखिरी टाइम चल रहा है, खुद भी वो बहुत बुजुर्ग हैं। तो इस पर उन्होंने कहा जी कि ये वादे किया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में आम शहरियों की शहादत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये इंपॉर्टेंट जुमला है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में, यानी ये उन्होंने कंफर्म किया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ कौन करता है, सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो बमबारी हुई है ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में की है और इसके नतीजे में शहादतें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है आम शहरियों की। अब इसको ये नाम दे रहे हैं कोलेटरल डैमेज का। तो अपने मुल्क में कोलेटरल डैमेज नहीं होता यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी होती है कि जितना मर्जी नुकसान हो जाए एक आम आदमी की जान नहीं जानी चाहिए, और उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी कुर्बानियां पेश करते हैं क्योंकि वो इसी काम के लिए भर्ती हुए हैं। ये दुश्मन के मुल्क में जाके किया जाता है कि हमारा एक भी बंदा ना मरे और हम जितने मर्जी दहशतगर्द मारे या दुश्मन मारे, अगर वहां कोलेटरल डैमेज होता भी है तो खैर है, हमारे कौन से मुल्क के लोग हैं। लेकिन जब आप अपने मुल्क में कोई ऑपरेशन करते हैं तो आपकी पूरी कोशिश ये होती है कि जितना मर्जी सरकार का नुकसान हो जाए, हमने एक भी सिविलियन को जाँ बहक नहीं होने देना। और यहां तो लगभग 2 दर्जन सिविलियन जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और एक ही वाक़े में हो गए हैं। तो इसके बाद उन्होंने कहा जी कि बाजोड़ के तर्ज पे हम क़याम अमन के लिए जामे इक़दाम करेंगे और अवाम का एतमाद बहाल करना तहरीक इंसाफ सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हर हाल में अमन व अमान के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और आइन और कानून की बालादस्ती के साथ हम खड़े हैं, इस मकसद के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अच्छा, इसमें ना चंद सवालात हैं। एक तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल ये नहीं बताया कि ये किसने किया, बिल्कुल ये नहीं बताया कि ये कैसे हुआ, बिल्कुल ये भी नहीं बताया कि इसके ऊपर कोई तहकीकात की जा रही हैं, बिल्कुल ये भी नहीं बताया कि किस किस्म की कानूनी कार्रवाई होगी, बिल्कुल ये भी नहीं बताया कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। बस ये बताया कि जनाब हमें बहुत बुरा लगा, ये लोग शहीद हो गए हैं, हम इनको 1 करोड़ रुपया फ़ीकस दे रहे हैं। और एक बात क्लियर की कि ये हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, ये बात उन्होंने क्लियर कर दी।
और वो ये ऐसे की कि जनाब वो दहशतगर्दी कार्रवाइयों के नतीजे में या दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है या कार्रवाई हो रही है उसके नतीजे में आम शहरियों की शहादत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सारी कहानी इस एक जुमले के अंदर है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया इस मामले के बाद भी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसका लगभग मादरत ख्वाना रवैया है। इमरान खान साहब की पॉलिसी इससे मुख्तलिफ थी और मुराद सईद साहब ने अब बड़ा खुलकर स्टेटमेंट दिया है। हमेशा मुराद सईद की जानिब से मुझे लगता है ये कोशिश की गई कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वो किसी भी सूरत हेड ऑन ना लें, लेकिन इस मरतबा मुराद सईद ने बड़े सख्त बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर आपने मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी तो खुलकर आएं और बताएं, बल्कि अमली इकदाम करें। एक्शन इन एड सिविल पावर ये एक कानून है जिसके तहत फौज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशंस करती है और ये जो कानून है ये खैबर पख्तूनख्वा से पास हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली इसको 5 मिनट में ख़त्म कर सकती है। अक्सरियत है अली अमीन गंडापुर के पास और वैसे भी अदालत ने इसको उड़ा दिया था कानून को। ये तो खैबर पख्तूनख्वा की ही हुकूमत अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है और स्टे लिया हुआ है। अगर वो स्टे उठा ले वहाँ से या रिव्यू वहाँ पे जो पटिशन दायर की हुई है वो उठा ले तो वैसे ही ये कानून ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे मुराद सईद ने कहा कि एक्शन इन एड सिविल पावर की करारदाद के बाद कानून साजी करें, सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पटिशन अपनी वापस लें। मजीद जो है मुराद सईद ने कहा सूबाई हुकूमत वादी तीरा में लड़ाका तैयारों से जो शहीद किए गए हैं इसके खिलाफ अपनी मुद्दईयत में FIR दर्ज करे। ये जाली FIR पर घर तोड़ते हैं। आप इतने शोहदा का मुकदमा करके इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। यानी या तो जाली FIR के ऊपर लोगों के घर तोड़ देते हैं, ये मुराद सईद कह रहा है, और आप इतने सारे शहीद हो गए आपके तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते इन लोगों को। काबीना का इजलास बुलाकर अपनी पोजीशन वाज़े करें और अलल ऐलान इन मुजरमों का मुहासबा करें और अमली इकदाम की तरफ बढ़ें। ये जनाब इमरान खान साहब की जानिब से जो ग्रुप बना हुआ है उनके इकदाम की रोशनी में मेंबरान असम्बली का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मुराद सईद साहब ने ये ट्वीट किया। फिर उन्होंने मजीद बात की कि ये टारगेटेड ऑपरेशन वाला जो फौजी चूरन है ना ये भी बेचना बंद करें। जो भी ये चूरन बेचे इससे ला ताल्लुकी का ऐलान करें। क्या आपको नहीं पता कि मादनियात पर कब्जे की ख्वाहिश किसकी है? क्या आपको नहीं पता कि पड़ोस में रजीम चेंज की ख्वाहिश किसकी है? क्या आप नहीं जानते कि देर पा बादशाहत कायम रखने की ख्वाहिश किसकी है? तो मुराद सईद ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट जारी किया और उस ग्रुप में डाला जो इमरान खान साहब के हवाले से उनकी पार्टी के जो अरकान हैं उनका एक ग्रुप है और ये मुराद सईद इमरान खान साहब के वफादार साथियों में से समझे जाते हैं। अब उनकी भी बस हो गई है क्योंकि पहले ड्रोन हमले होते थे, अब तो बाकायदा जेट तैयारों से हमले हो गए हैं। और मुराद सईद का ये मानना है कि ये टारगेटेड ऑपरेशन वाला चूरन ना बेचें। ये खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा ऑपरेशन हो रहा है और हालात ख़राब किए जा रहे हैं। ये बंदे कैसे यहाँ पे लाए गए और कौन लेकर आया ये भी सबको पता है कि दहशतगर्द कैसे आए। आज बच्चा बच्चा सारे हकायक जानता है। तो ये जनाब मुराद सईद साहब ने स्ट्रेट अवे सारी बातें कह दी। अब नादरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताया, मुराद सईद का स्टेटमेंट भी आपको मैंने बताया। इमरान खान इसके बारे में क्या कहते हैं वो वक्तन फ़वक्तन हम आपके सामने रखते रहते हैं। लेकिन अगर ये दहशतगर्द हैं तो इन्हें सूबाई हुकूमत इमदाद क्यों दे रही है? अच्छा, बाकी जो जमातें हैं ना वो अजीब तरीके से खामोश हैं। वो हिसाब किताब लगा रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ कहना भी है या नहीं कहना। यानी गंडापुर साहब 20 घंटे तक तो बिल्कुल खामोश रहे इस वाक़े के बाद। फिर जब कोर कमांडर हाउस की जानिब एहतजाज की कॉल आई और बड़ा सियासी इत्तेहाद भी इसके अंदर शामिल हो गया मकामी क़यादत के अलावा, तो फिर गंडापुर साहब होश में आए। उन्होंने इसकी मजम्मत की और लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान कर दिया। अब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से कोई डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि तोशाखाना 2 का झूठा केस मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है क्योंकि ये केस जिस शख्स के बयान की बुनियाद पर खड़ा किया गया था वो गवाह ही अदालत में झूठा साबित हो चुका। इस केस को मजीद खींचने का जवाब नहीं बनता क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाह ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने भी ये बयान दिया है कि तोशाखाना से लिए गए तोहफ़ों के कागजात मुकम्मल थे। लेकिन तमाम सबूतों और सरकारी गवाहों के झूठे साबित होने के बावजूद केस की समाअत जारी है। अगर सियासी इंतकाम ही मकसद है तो इस झूठे केस में भी मेरी और बुशरा बीबी की बरीयत इसी हफ्ते हो जानी चाहिए अगर इंतकाम ना लेना हो तो। जुमेरात को अलकादर केस की भी बिलाखिर तारीख दे दी गई है। मुझे अब भी उम्मीद है कि अदालत मेरिट और कानून को सामने रखते हुए इन मुकदमात में इंसाफ देगी।
और इस झूठे केस में रिहाई हो जाएगी। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट और आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का एक जैसा हाल कर दिया है। पाकिस्तान में हर इदारा इस वक्त तबाही का शिकार है। क्रिकेट वाहिद खेल है जो पूरी कौम शौक से देखती है। क्रिकेट को भी जब से मंजूर नज़र मोहसिन नकवी के हवाले किया गया है, तबाही ही तबाही है। पाकिस्तानी टीम ने 2021 में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी और तब एक बाएतमाद टीम थी। उनके पास मैच जीतने का एक वाहिद तरीका यह है कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी को ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भेजा जाए और सिकंदर सुल्तान राजा, काजी फायद ईसा को अंपायरिंग दी जाए और डोगर को थर्ड अंपायर बना दिया जाए, क्योंकि मौजूदा सेटअप को जीतने का यही एक तरीका मालूम है कि यही एक तरीके से जीत सकते हैं। आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि अपने नाजायज़ इक़्तिदार को तूल देने के लिए उसने क्या कुछ किया है। सबसे पहले जमहूरियत ख़त्म की, 9 मई का फॉल्स फ्लैग करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचला। फिर 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने जो मुझे 2/3 अक्सरियत दी उसे छीन कर इक़्तिदार उन चोरों के हवाले कर दिया जिन्होंने अवाम का पैसा लूटने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया। बावजूद डिक्टेटरशिप मुशर्रफ को अगर कोई अवामी हमायत हासिल थी तो इसकी 2 वजूहात थी। एक, उसने मीडिया को आज़ाद किया था। 2, वो मुल्क के 2 करप्ट तरीन ख़ानदानों यानी शरीफ और जरदारी ख़ानदान का एहतसाब कर रहा था। अब इसी सज़ा याफ्ता करप्ट माफिया को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत करके मुल्क को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। दूसरा, 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया की खुद मुख्तारी सलब करके उसे एक सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया है। इसके बावजूद वो जजेस काबिल तहसीन हैं जो आज भी कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के साथ खड़े हैं। ये जजेस पूरी कौम के हीरोज़ हैं और पूरी कौम इनके पीछे खड़ी है, जिन्होंने इन कठिन तरीन हालात में भी हक का आलम उठाया है। दूसरी जानिब वो जजेस जो आसिम ला के सामने झुके हुए हैं, उन्हें ना तो तारीख और ना ही ये कौम कभी माफ़ करेगी। तीसरा, मुल्क में जुल्म का बाजार गर्म किया गया, इखलाकी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया और इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की गई। लोगों को जेलों में डाला गया और मिलिट्री ट्रायल करके गैर कानूनी सजाएं दी गई और ये सिलसिला बिना किसी एहतसाब के खौफ के जारी है। अच्छा, मिलिट्री ट्रायल में ना यहाँ मैं रोकता हूँ इमरान खान साहब के बयान को। मिलिट्री ट्रायल में एक और डेवलपमेंट आई है और वो डेवलपमेंट ये है कि 135 दिन गुजर गए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कर लो। ये एक स्याह फैसला है पाकिस्तान की तारीख का। इसी सिलसिले में जो तफसीली फैसला अब आया है वो 135 दिन के बाद आया। मुख्तसर फैसले में भी ये कहा गया था, तफसीली फैसले में भी यही कहा गया है कि हुकूमत 45 दिनों में कानून साजी करे ताकि जो मिलिट्री कोर्ट में सज़ा मिले जिन कैदियों को, वो हाई कोर्ट में अपील कर सकें और इस हवाले से जो हुकूमत है वो कानून साजी करे। लेकिन आज 135 दिन गुजरने के बावजूद कानून साजी नहीं हुई। जो कानून साजी 22 जून को मुकम्मल होनी थी वो अभी तक नहीं हुई। अगर किसी की एक्सटेंशन का कानून होता तो वो फटाफट मुकम्मल हो जाता, ये हम सारे जानते हैं, लेकिन ये कानून साजी मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा जी, इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अपनी जमात में ख़ास तौर पे उनको पता है ना कौन कौन एस्टेब्लिशमेंट के पास जाता है। अली अमीन को, बैरिस्टर सैफ को और बैरिस्टर गौर को पैगाम देना चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रब्ता है मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दें। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई बात करनी है तो अडियाला जेल आकर मुझसे करें। आप इनसे जितनी मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं वो उतना ही जुल्म और सितम की शिद्दत बढ़ाकर हमारी जमात को कुचलने की कोशिश करते हैं। किस कदर गैर इंसानी अमल है कि गुजरावाला में 2 साल से बेगुनाह कैद कासिम खोखर का बरवक्त इलाज नहीं करवाया गया, जिससे इसकी जेल में मौत वाक़ई हो गई। इससे पहले भी कई वर्कर्स जेल से आकर फौत हो चुके हैं। मैं इनके ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। 27 सितंबर को पेशावर जलसे में पूरी कौम शिरकत करे। ये जलसा कानून की बालादस्ती, आज़ाद मीडिया, खुद मुख्तार अदलिया और जमहूरियत की बहाली के लिए है। इसलिए पूरी कौम को यकज़बान होकर निकलना होगा। अली अमीन गंडापुर इस जलसे के इंतज़ामात करें और जुनैद अकबर इनका साथ दें। पूरी पार्टी और वर्कर्स इस जलसे को तारीखी बनाने के लिए मेहनत करें। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। अब शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं अमेरिका, वो लंदन से अमेरिका चले गए। वहाँ वो शिरकत करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी है और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो बात की गई कि वो मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मिलेंगे, जिनमें एशियाई ममालिक में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान और उर्दन के रहनुमा होंगे। अब ये मुलाकात इकट्ठी होगी या अलग अलग होगी या 2-2, 5-5, 10-10 मिनट की होगी, ये आइडिया नहीं है, लेकिन ट्रंप की इनसे मुलाकात करवाई जाएगी। फिर यूक्रेन और अर्जेंटीना और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से भी डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा मसला ये है कि मगरबी ममालिक जो फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को इरिटेट करती है और परेशान करती है। जहाँ ये काम हो रहा है वहाँ डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कुछ ममालिक इसराइल को भी तस्लीम करें
क्योंकि इसराइल की सपोर्ट जो है वो अमेरिका करता है, ये हम सब जानते हैं। अब बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल के बाद एक और मुल्क सामने आया है, फ्रांस। उसने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया में बाकायदा फ़लस्तीनी एम्बेसी कायम हो चुकी है, उसका झंडा भी बुलंद किया गया और बाकायदा उन्हें अब एक स्टेटस मिल चुका है यहाँ पे एम्बेसी का बरतानिया में। तो ये एक बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और पुर्तगाल और फ्रांस में भी ये होने जा रहा है। दीगर मगरबी ममालिक भी ऐसा इरादा रखते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होगी कि कुछ और मुल्क इसराइल को तस्लीम कर लें, वहाँ कोई गुंजाइश पैदा हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, मैं इसका तर्जुमा आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने तो खुशाइंद करार दिया कि ये जो हुआ है सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा, ये खुशाइंद है और अच्छी बात है, ये फ़ख्र की बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के बारे में एक जो स्टेटमेंट दिया, ये जरा स्टेटमेंट आप देखिए। We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. अब नाज़रीन जरा सुन लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। उन्होंने कहा, जी हम सऊदी अरब का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। क्या आप ये कहेंगे कि वो अमीर हैं? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ किंग से, तो मैंने उससे कहा कि किंग हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमारे बगैर आपकी बादशाह 2 हफ्ते भी यहाँ नहीं ठहर पाएगी। तो जो फ़ौजी हैं या जो हमारा फ़ौजी हैं उनके लिए आप पे करें। अब ये बड़ी सख्त तकरीर है और आपको फ़ौज पर खर्च होने वाली रकम खुद अदा करनी होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप का अपना तरीका है प्रोटेक्शन देने का, लेकिन अब तो पाकिस्तान के साथ भी सऊदी अरब का एक मुआहिदा है। अब इसको अमरीकी सदर कैसे लेगा, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा है पहले से, तो ये मैंने आपको इसलिए सुनवाया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।